नमस्कार P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने देश की स्वतंत्रता के बाद कई सुधारों को होते हुए देखा, जिसमें संशोधन संविधान में भी हुए, संसद की कार्रवाई में संशोधन हो चुके हैं और कई बार प्रेस के मामले में भी कई अमेंडमेंट आ चुके हैं। लेकिन अगर आप संविधान के एक प्रमुख खंभा, जिसको स्तंभ कहते हैं, न्यायपालिका, उस न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में आप पिछले 75 वर्ष से बहुत कुछ चेंजेस नहीं देख पा रहे हैं। थोड़े दिन पहले मुझे याद है चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अपने जीवन काल में 75 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 37,000 मुकदमे लिखवाए हैं, जिसका कि हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने तो ये बात कही कि वो अपने 37,000 जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि जनता के काम में आ सके। लेकिन जरा सोचिए कि ऐसा जजमेंट जो सन 1950 में लिखा गया हो और उसका ट्रांसलेशन अब हिंदी में हो रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे संशोधन और ऐसे इंप्रूवमेंट की कैसी आवश्यकता महसूस की जा सकती है। यदि स्टैटिस्टिक्स देखें तो 37,000 डिवाइडेड बाई 75 साल, तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष में कितने जजमेंट दिए। और उसके बाद अगर सोने में सुहागा एक चीज और देखें, 37,000 मुकदमे डिवाइडेड बाई 75 वर्ष एवं नंबर ऑफ जजेस। यदि आप एवरेज आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं और मैं अगर स्टार्ट की बात करूं तो एवरेज 28 से 30 जज रहे। तो अगर आप एवरेज करके देखें तो आपको नजर आएगा कि एक जज सुप्रीम कोर्ट के ने एक वर्ष में कितने मुकदमों का आदेश लिखा। तो ये आंकड़े बल्कि जो बड़े प्राउड से बोले जा रहे थे, अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को देखेंगे। अब आते हैं टोटल न्यायपालिका की वर्किंग पे। आपको जैसे कि मैंने कहा कि हमने कई संशोधन देखे अपने जीवन काल में। 1948 के बाद मैंने जन्म लिया 62 में और 62 के बाद बहुत सारे संविधान में भी संशोधन हुए, संसद में भी संशोधन हुए, राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी रूल्स अलग बने, चुनाव आयोग में भी संशोधन हुए। लेकिन न्यायपालिका अपने आप में अंग्रेजों के ढर्रे पर आज भी चल रही है। उसी अंग्रेजों के ढर्रे पर चलते हुए अभी कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया गया कि जो न्याय की देवी है उसका स्वरूप बदला गया। और जबकि आपको न्याय की देवी पुरानी याद होगी, जिसमें उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में तलवार थी, आज उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और तलवार की जगह संविधान की किताब दे दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कदम 75 वर्ष के बाद क्यों उठाया गया। क्या न्यायपालिका इस पर कभी ध्यान नहीं देती रही, या क्योंकि जीवन में कभी सुना है तो 4-5 शब्द आप सबने सुने होंगे कि यदि आप अपने इम्प्रूवमेंट को चाहते हैं तो आपको आत्मचिंतन और आपको आत्मसात करना होगा और आपको अपने कैलकुलेशन देखने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि संविधान के प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका ने अपने को कभी आत्मचिंतन के लिए नहीं रखा है। और अगर वो आत्मचिंतन करने जाएं तो उन्हें खुद भी नजर आएगा कि कॉलेजियम सिस्टम को किस तरह से अडॉप्ट किए हुए, और जिस तरह से वो टिप्पणियां करते हैं तब समय समय पर वो अलग तरह की टिप्पणियां होती हैं जो कहीं भी किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होती। यदि आप आज की स्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि अभी जो इंटरप्रिटेशन की बात हुई और एक मुहिम चल रही है कि इस देश में न्याय जो हमें मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर केवल इंग्लिश में, संविधान के मुताबिक इंग्लिश में ही होना है। तो एक छोटा सा संशोधन भी जिसके लिए बहुत बड़ी न्यायपालिका पे व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, वो संशोधन भी करने की स्थिति न्यायपालिका के अपने दम की वजह से है। वो चाहते हैं कि रेपुटेशन न बिगड़े सुप्रीम कोर्ट की, चाहे न्याय जो है लोगों को समझ ना आए उसके लिए तैयारी नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि संविधान के एक स्तंभ ने अपना आत्मचिंतन करने की नहीं ठानी हुई है और शायद ये आने वाली स्थिति में न्यायपालिका की स्थिति जनता की नज़र में धीरे धीरे गिरती जा रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिति में न्यायपालिका को कैसे इम्प्रूवमेंट ध्यान देने चाहिए और क्या जो उन्होंने न्याय देवी को पट्टिका बदलकर वाई लूटने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से वो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की स्थिति है कि कुछ तो सोचा गया कि न्यायपालिका में चेंज हो, और आशा है कि न्यायपालिका में चेंजेस आने वाले समय पे
संशोधन न्यायपालिका की वर्किंग पर किए जाएंगे, न केवल संशोधन किए जाएंगे बल्कि न्यायाधीशों को अपने कार्यों पर भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सक्सेना साहब जी नमस्कार। आपने स्वतंत्रता के बाद जी बहुत सारे चेंजेस देखे, इवन जो मेन आपका दिल है इस देश का जी। स्वतंत्रता के बाद का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी 100 से ऊपर संशोधन हो चुके जी हैं। आपको कहीं याद पड़ता है कि न्यायपालिका जो अंग्रेजों के जमाने से सिस्टम बनाया गया, जैसे कि अगर आज न्यायपालिका की आप देखें तो उनकी जो वेशभूषा है और जो उनकी स्टाइल है, जो न्यायपालिका की जो कुर्सियां होती हैं, वो आज भी ये दर्शाती हैं कि ये ब्रिटिश काल को फॉलो करते हैं। नहीं, मैं आपकी बात अपनी जगह बात सही है, पर न्यायपालिका ने बहुत भूमिका छोड़ी नहीं है दूसरे के लिए। जी न्यायपालिका में चीफ जस्टिस ने जिसका जो रोल रहा है इंडिया में, वो एक बहुत बड़ा निर्णायक रहा है। इसके बाद कॉलेजियम का इनपुट और हो गया, अकाउंटेबिलिटी से इनकी बात से ये लोग अंदर आते नहीं हैं। तो इन लोगों ने स्वयं भू होके जो निर्णय लिए, जो उसके कारण स्वरूप बना है, वो आज हमारे आपके सामने है। अब जब गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशन भेजती है, गवर्नमेंट फॉलो कर देती है। जब वो उसी पैटर्न की होती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की सिस्टम चल रहा था, उसी लगभग कमोबेश पैटर्न की होती है, तो गवर्नमेंट को तो फॉलो करना है। मुझे सक्सेना साहब एक चीज का बड़ा ताज्जुब होता है कि जनता संविधान के सारे स्तंभों के मालिक है जी और जनता ही सर्वोपरि है कहीं ना हाँ, कहीं। जी। लेकिन कभी आपने सुना कि जनता के पार्ट पर न्यायपालिका के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ हो कि उसमें सुधार होना चाहिए? नहीं, जनता आंदोलन तो नहीं हुआ। अब जब कोर्ट के निर्णयों की कंप्लायंस ही नहीं हो रही है तो फिर आंदोलन ही मानिए। अब जैसे कोर्ट ने कहा, अभी डायरेक्शन दिया जी कि एक क्रीमी लेयर वाला है, अब उसकी कंप्लायंस हो नहीं रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कंप्लायंस ना होने का बहुत बड़ा पर्पस ये है कि न्यायपालिका की जो निष्पक्षता है या न्यायपालिका की कार्य प्रणाली है उसमें जनता को अब विश्वास नहीं रहा है, इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, या उन्हें पता है कि इसके बाद में कुछ नहीं होना है क्योंकि इसके पीछे की स्पिरिट न्याय दिलवाना नहीं है? मैं खुद तमाम कई मामलों में जूझ रहा हूँ जिनमें 10-10 साल हो गए और कई निर्णय की स्थिति नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है, अब उसकी कंप्लायंस ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका का महत्व, क्योंकि जब आप कभी भी लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करते हैं, मेरा मानना है, चाहे वो मेरे घर के स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, या किसी सरकार के स्तर पर हो, तो मुझे लगता है कि संविधान का जो प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने अपने कामों के रिव्यू करने की कभी भी नहीं ठानी और उन्होंने सुधार कोई आयोग भी नहीं बनाया अपने जजेस का। नहीं, उनने रिव्यू पिटीशन का प्रोविजन किया हुआ है, पर उसको देखिए वो रिव्यू सीरियसली पिटीशन कर तो ये नहीं हो गया रहे कि हैं। रिव्यू पिटीशन तो ये हो गया कि जनता के खिलाफ आपने कोई किसी व्यक्ति ने मुकदमा दिया या सरकार ने सरकार के विरुद्ध कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उन्हें रिव्यू करने का। मेरा कहने वाला है कि न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी आज तक इस देश में बनी नहीं है साहब। अकाउंटेबिलिटी वाला बिल आने वाला था और वो आया था साहब, वो बिल आने वाला क्या उसे वापस लौटा, उसे असंवैधानिक निकले। तो अब आप इस स्थिति में कहीं और होता है, जैसे ऑडिटर जनरल कहता मेरे खिलाफ टिप्पणी नहीं करी है, या स्पीकर कहता मैं एबव हूँ। अब जैसे ये जो चल रहा है आपके वक्फ वाले मामले में कि हम ही सर्वोच्च हैं, हम लोग बहस कर रहे हैं, तो इस टाइप के ये वो भी एक अधिकारवादी प्रवृत्ति है और संवैधानिक संस्थाओं में ये प्रवृत्ति आ गई है। तो आपका कहना मतलब है कि न्यायाधीश में ये आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि, जबकि पंच परमेश्वर वाला कंसेप्ट में ये लोग हिंदुस्तान एक तरफ कहते हैं कि वो संविधान के रक्षक हैं और एक तरफ वो अपने बारे में जब भी कोई बात होती है तो उसमें वो कहते हैं कि इनका हमारे विरुद्ध बोलने की आपको शक्ति नहीं है। नहीं बोलने की, ये ना तो वैदिक साहित्य में है ना किसी अन्य साहित्य में है। मुझे लगता है इसमें जनता कमजोर नहीं साबित हो रही है कि जनता का, अगर आप जनता की कार्रवाई देखें, क्योंकि इलेक्टेड लोगों के विरुद्ध ही वो लोग कभी आंदोलन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्या आपने कभी देखा कि ये, क्या आप उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका के विरुद्ध भी ऐसी स्थिति आ सकती है जो ब्यूरोक्रेट्स और लेजिस्लेचर के खिलाफ आ रही है? ये देखिए, जिस बात को आप कह रहे हैं ये सैन्य विद्रोह से आगे की स्थिति है जी। सैन्य विद्रोह को तो निपटाया जा सकता है, पर और उसमें सेना बची रहती है, पर अगर न्याय
न्यायपालिका के खिलाफ जनता खड़ी हो गई तो आपके तमाम पड़ोसी देशों में ये स्थिति आती रही है, तो फिर जजों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें बहुत बड़ी चर्चा की गई कि न्याय की देवी बदली गई, उससे भी जनता को न्याय मिलने में बहुत कोई बड़ी व्यवस्था का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जिस तरह से न्याय देवी को बदला गया है, उससे न्यायाधीशों को सबक लेने की जरूरत है कि वो तलवार की जगह संविधान की किताब रखें और अपनी खुली आंखों से लॉ ऑफ नेचर को ध्यान में रखकर जजमेंट देंगे, तभी उनकी जो भूमिका है और उनका जो रिस्पेक्ट है इस जनता में बना रहेगा। और न आने वाले वक्त में, क्योंकि अब डिजिटल युग है, आपके जजमेंट पूरी तरह से डिजिटली बताए जाते हैं, तो जनता ध्यान से सुनती है, तो जनता को धीरे धीरे आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कम होता नजर आएगा। मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका को अपने कार्य को रिव्यू करना चाहिए और खुद ही अपनी एक कमेटी बनाकर अपने न्यायपालिका सिस्टम में सुधार कैसे किया जा सकता है और लोगों को सुगम न्याय और सुलभ न्याय किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, कीपिंग इन व्यू ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ऐसा मेरा मानना है कि न्यायाधीशों को, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट को, अपने कार्य की रिव्यू करने के लिए, अपने सिस्टम को रिव्यू करने की एक पहल करनी चाहिए और कमेटी बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा की स्थिति में जनता की नज़र में जिस तरह से नेताओं की इस समय पोजीशन है, वो स्थिति कमोवेश आने वाले समय में न्यायाधीशों के बारे में भी जनता बनाती चली जाएगी और ऐसी स्थिति में देश में अफरा तफरी की स्थिति आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।